नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम शांति कौशल और उसकी विशेषता टॉपिक की चर्चा करेंगे। शांति कौशल और उसकी विशेषता। सबसे पहले हम शांति कौशल की बात करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का होना आवश्यक होता है जो एक बालक से अपेक्षा की जाती है। इसमें जब हम बात करते हैं शांति कौशल की तो कहा जाता है कि शांति कौशल का आशय उन समस्त कौशलों से होता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है और जिसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन से सुखाय की भावना का समावेश होता है। शांति कौशल में वे सभी कौशल होते हैं जिनमें उद्देश्यनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, मानवता आदि सभी बातों का समावेश होता है और जो परिस्थितियों को ध्यान में रख करके प्राप्त किया जाता है। शांति कौशल में जो शांतिपूर्ण तरीके से उसके कार्य, व्यवहार, दार्शनिक चिंतन, तार्किक विश्लेषण और जो बौद्धिक योग्यता होती है, इन सब सारी चीज़ों का समावेश होता है। शांति कौशल जो शब्द है उसके श्रवण मात्र से ही सद्भावना, मानवता, नैतिकता और दार्शनिक योग्यता की अवधारणा को प्रकट किया जाता है। क्योंकि जो शांति कौशल है इसको संपूर्ण सृष्टि के लिए या संपूर्ण सृष्टि के विकास के लिए या फिर कह लीजिए संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए एक आधार माना जाता है। इस प्रकार से जो शांति की अवधारणा होती है इसके महत्व की बात अगर हम करें तो इसको हम किसी एक सीमा में नहीं बांध सकते या फिर कह सकते हैं कि इसको सीमा में बांधना संभव नहीं है। कहा भी जाता है कि जो शांति का कौशल होता है ये किसी भी व्यक्ति की जो कार्य को कुशलतापूर्वक करने की या फिर कह लीजिए कि कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने की जो क्रिया होती है ये कौशल कहलाती है। इसमें जो कार्य करने के लिए ज्ञान और योग्यता दोनों चीज़ों का समावेशन होना आवश्यक होता है और ये जो योग्यता होती है ये आपकी शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। दोनों प्रकार की अगर योग्यता है, दोनों प्रकार की योग्यताओं का समावेश करके अगर आप शांति के जो कौशल होते हैं इन दोनों प्रकार की चीज़ों का होना उसमें बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह से देखा जाए तो ये इसके जो कह लीजिए कि जो शांति कौशल है इसमें जो प्राइमरी लेवल के बालक होते हैं उनके अंदर शुरू से ही इन चीज़ों को शांति कौशल की स्थापना करना आवश्यक होता है जिसकी अपेक्षा उनके अंदर की जाती है और उनको एक प्रभावी तौर पे या कह लीजिए कि उनको एक प्रभावी शांति निर्माता बना सके, इस प्रकार का कार्य शांति शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। और शांति शिक्षा के माध्यम से जो शांति कौशल हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसको एक बालक के अंदर होना आवश्यक माना जाता है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो संप्रेषण कौशल को प्रमुख माना जाता है। इसको कम्युनिकेशन स्किल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि अपनी बात को बालक किस तरीके से अपनी बात को दूसरी व्यक्ति तक पहुंचा दे, यानी कि अपनी बात को उचित तरीके से या कह लीजिए कि सही माध्यम से, सही तरीके से, सही
स्थान पर कौन सी बात, कैसी बात रखनी है, ये सारी तरीके की जो चीज़ें होती है, ये संप्रेषण कौशल है। यानी कि अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। और ये जो क्रिया है, ये अपनी बात को जो पहुंचाते हैं किसी माध्यम से, तो किस तरीके से करके पहुंचाते हैं, यही कौशल कहलाता है। ये विशेष प्रकार का एक गुण होता है। इन गुणों के कारण ही हर व्यक्ति की अलग अलग एक स्किल होती है, कौशल होता है, और जिसके कारण उसकी पहचान होती है। लेकिन हम जब बात करते हैं शांति निर्माता के रूप में, जब हम प्राथमिक लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनमें हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि ये भविष्य में चल करके एक कुशल शांति निर्माता बन सके। तो उनमें विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं, उन सारे कौशलों को समावित या कह लीजिए समावेशन करते हुए हम उसको देखते हैं। तो इसमें संप्रेषण कौशल जो है, ये पहला कौशल माना जाता है। इसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा कौशल है वो चिंतन कौशल है। चिंतन कौशल, इसको अंग्रेजी में थिंकिंग स्किल कहा जाता है। इसमें क्या है कि बालक के अंदर हम यह भी कौशल खोजते हैं कि यह भी कौशल होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि वो सोच विचार जो भी कार्य करे, शांति की स्थापना के लिए जो भी कार्य कर सके, वो अपने गुणों के आधार पर सोचे, विचार करने के उपरांत ही कोई भी कार्य वो कर सके। इस तरीके से ये इसका दूसरा कौशल मान लिया जाता है। इसके बाद उसका जो थर्ड है व्यक्ति कौशल। व्यक्तिगत कौशल या फिर व्यक्तिगत कौशल के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, और इसको अंग्रेजी में पर्सनल स्किल भी कहा जाता है। यह भी कौशल होना बालक में बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आप सभी को कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष गुण होती है, जिस कारण उसकी व्यक्तिगत पहचान होती है। यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति में विभेद करना चाहते हैं, तो वो उसी गुण के आधार पर ही हम विभेद कर पाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये व्यक्तिगत कौशल ये थर्ड है। तीसरा ये भी एक आवश्यक कौशल माना जाता है, जो हम बालक के अंदर इसकी उपेक्षा करते हैं, ताकि वो आगे चल करके भविष्य में एक कुशल शांति निर्माता के रूप में कार्य कर सके, जिसके लिए ये व्यक्तिगत कौशल भी उसके अंदर होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ इसके अलावा आपका है अनुभूति कौशल। अनुभूति कौशल, इसको एम्पैथी स्किल भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो उसने अपने अनुभवों के आधार पर जिसमें वो एक्सपीरियंस कह लीजिए कि जो अपना अनुभव करता है, सीखता है, जानता है, पहले से जो अनुभव कर चुका है, उसके आधार पर भी वो अपने गुणों के कारण, या फिर कह लीजिए कि अपने जो व्यक्तिगत उसने अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को आपका भी समावेश करते हुए भी वो समाज में, राष्ट्र में शांति की स्थापना कर सके। इस तरीके से यह भी कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। इसके बाद आपका है तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन कौशल, टेंशन मैनेजमेंट स्किल। यानी कि आजकल के समय में देखा जाए तो हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। वो विभिन्न प्रकार के तनाव हो सकते हैं, उसमें आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, या कह लीजिए कि जीवन का प्रत्येक क्षण जो है वो तनाव में व्यक्ति बिता रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और समाज में कलह, शांति, अशांति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार है, अलगाववाद है, जातिवाद है, ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें जो टेंशन मैनेजमेंट स्किल है, तो इसके यह भी गुण एक बालक के अंदर
होना आवश्यक माना जाता है, जिसके आधार पर वह अपनी चतुराई के साथ टेंशन मैनेजमेंट करके या फिर तनाव प्रबंधन करके तनाव प्रबंधन के गुण को भी स्थापित करके समाज में शांति की स्थापना कर सके। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सब ये स्किल शांति कौशल कहलाती है। इसके बाद एक और आता है जो है वो समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यह भी एक बालक के अंदर हम उपेक्षित करते हैं कि उस बालक के अंदर यह भी उपेक्षा रखते हैं कि यह कौशल भी उसके अंदर हो, ताकि वह अपनी जो समस्याएं हैं या उसके सामने जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान कर सके। इन सारी समस्याओं को समाधान करने की जो क्षमता है उसके अंदर विकसित हो सके, और साथ के साथ वो समाज में जो शांति निर्माता, ये कह लीजिए कि कुशल शांति निर्माता के रूप में कार्य कर सके। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रकार के कौशल मैंने बताए थे, ये सभी प्रकार के कौशल एक बालक के अंदर हम उपेक्षित करते हैं, और वो ताकि वो आगे चल करके किसी भी राष्ट्र की या कह लीजिए कि विश्व की शांति के लिए कुशल निर्माता के रूप में, कुशल शांति निर्माता के रूप में कार्य कर सके। ये सभी आपके शांति कौशल कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे शांति कौशल की विशेषता। अब हम बात करेंगे शांति कौशल की विशेषता। तो शांति कौशल की विशेषता कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं भी मानी जाती हैं, क्योंकि आपको इसकी जब इसको शांति कौशल के बारे में जब हमने बताया तो कहा जाता है कि शांति कौशल का आशय उन समस्त कौशलों से है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा जिसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना का समावेश होता है। और एक बालक के अंदर हम इन सारी चीज़ों को जो उसके शांति की स्थापना कर सकती हैं, उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्वस्थ और जो विचारणीय गुण होते हैं उन गुणों का होना आवश्यक माना जाता है, या कह लीजिए उन कौशलों का आवश्यक होना माना जाता है। उसी आधार पर इसकी कुछ अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है उचित प्रक्रिया। इसकी सबसे उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया का निर्वहन करके जो भी प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं को जो सही है उस सही प्रक्रिया के आधार पर ही हम जा करके शांति की स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड है आपका है वैधता का समावेशन। वैधता का समावेशन, जैसे इसका तात्पर्य ये होता है कि जो वैध है, सही है, उस चीज़ को हम उसमें अपने शांति कौशल में स्थापित कर सकें, समावेशन कर सकें। इस तरीके से जो भी हम शांति के लिए जो कौशल, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, उन स्किल्स में जो सही होता है, या कह लीजिए कि जैसे उचित प्रक्रिया, यानी कि जो नियम तरीके से सही तरीके से कार्य कर सकता है, जो सही लगता है कि हाँ इस तरीके से हम शांति की स्थापना कर सकते हैं, वो होता है उचित प्रक्रिया। वैधता यानी कि जो मान्य हो, सर्वमान्य हो, उस तरीके की जो बात है उस बात को हम रख करके शांति कौशल की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और आता है थर्ड, अगर हम बात करें तो विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता को
जो विश्वास पात्र होना चाहिए, यानी कि जो भी बातें हम कर रहे हैं वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने कुछ कहा और कल कुछ और कह दिया, तो ये विश्वसनीयता नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो चीज़ हम कह रहे हैं उस चीज़ पे हमको अडिग रहना चाहिए, तब जाकर के हम समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े मंचों से लोग कह देते हैं कि अरे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस तरीके से कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें वो बड़े बड़े मंचों से कह देते हैं, लेकिन क्या वो उस चीज़ पे खरे उतरते हैं? तो देखा जाता है तो बिल्कुल नहीं उतरते हैं। कहीं कहीं कुछ परसेंट उतरते हैं, तो इस स्थिति में जब वो खरे उतरते हैं तो वो सही मान ली जाती है और शांति का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर वो उस मंच से कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसी के अपोजिट वो दूसरा कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो उस जगह पे अशांति उत्पन्न हो जाती है और समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जातिवाद, संप्रदायवाद और भी विभिन्न प्रकार की बहुत सारी जो दंगे फसाद हैं, इन सब सारी चीज़ों के कारण अशांति और कलह सा माहौल एकदम उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें विश्वसनीयता की, तो अगर विश्वसनीयता है तो भी हम विश्वसनीयता जैसे गुणों को भी स्थापित करते हुए समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक समन्वय की, समन्वय स्थापित करके। समन्वय की बात हम जब करते हैं, समन्वय स्थापित करके कि हर चीज को मिला जुला करके लेके चलना। ये नहीं कि हर चीज किसी को हम अलग कर दिए, किसी को अलग थलग कर दिए, तो अलग थलग करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ना ही समाज की उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि जब कहा भी जाता है कि किसी भी समाज की उन्नति तभी हो सकती है जब उस राष्ट्र में, उस देश में शांति की स्थापना हो। और जब हम सभी को सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, या कह लीजिए कि ऐसी भावना रखते हैं, तो सभी को समन्वय, सभी को साथ लेकर चलने की बात होती है, सभी में समन्वय स्थापित करने की बात होती है। तो इस तरीके से हम अपने समन्वय को भी स्थापित करते हुए अगर हम शांति की स्थापना करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद अनुभवों की बात करते हैं, तो अनुभवों का समावेश होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि एक और आता है अनुभवों का समावेश। जैसे होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें केवल तत्काल परिस्थितियों से नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे स्किल्स यानी अनुभव पे आधारित होते हैं। जो भी कार्य हम किए रहते हैं उस चीज़ को लेकर के चलते हैं, उसके आधार पर ही हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे अगर हम करते हैं तो ये चीज़ सही होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे विश्लेषण की। एक होता है विश्लेषण, विश्लेषण की बात करेंगे हम। विश्लेषण का मतलब होता है कि अलग थलग करना, जांच परख करना, या सही और गलत का निर्णय लेना, ये सब सारी चीज़ें विश्लेषण के अंतर्गत आती है। तो अगर हम विश्लेषण करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, इसको रखें, इसको निकालें, इसको करते हैं, तो इस आधार पे भी हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद एक और आता है तार्किक चिंतन।